नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से वहां भी रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कल धामी सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करेंगे और विकास की रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय के लिए सरकार का रोड मैप भी साझा किया जाएगा। प्रदेश भर में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां सरकार अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रदर्शित करेगी। कुल मिलाकर ये दिन सरकार के प्रदर्शन और भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें, धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में कल एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बता दें, परेड ग्राउंड में सीएम धामी का संबोधन है, जिस दौरान वो विकास के कार्यों की समीक्षा भी करते हुए जनता को संबोधित करेंगे। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ तैयारियां दिख रही है 4 साल पूरे होने को लेकर, किस तरीके से आयोजन किया गया है? बिल्कुल, उत्तराखंड की धामी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं और कल 22 मार्च को ये दिन कहीं ना कहीं जो है खास होने जा रहा है। और उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो लगातार जो है वो ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं एनडी तिवारी के बाद, जो 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के साथ साथ 1.5 साल पहले भी वो जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस हिसाब से दोनों कार्यकाल देखा जाए तो वो सभी जो मुख्यमंत्री आज तक रहे हैं उनके कार्यकालों में सबसे ज्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और कल के जो कार्यक्रम है उसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। परेड ग्राउंड में जो तमाम जो पंडाल लगाए गए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है जनता को संबोधित करेंगे। और जो तमाम जो उपलब्धियां हैं 4 साल की, चाहे यूसीसी का जो कानून हो जो एक नजीर के तौर पर पूरे देश भर में देखा जा रहा है, चाहे दंगा विरोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, या फिर तमाम ऐसे निर्णय हैं जो धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में लिए हैं। और कई जो युवाओं को नौकरी की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने की बात हो, या घूसखोर जो अफसर हैं उनको सलाखों के पीछे डालने की बात हो, जो पेपर लीक हुआ था उसको भी कहीं ना कहीं धामी सरकार ने मैनेज किया और दोबारा से उसकी सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ वो एग्जाम भी करवाए हैं। तो ऐसी तमाम उपलब्धियां जो है धामी सरकार कल रखेगी। और जो है भाजपा जो है आने वाले चुनाव को देखते हुए भी देखिए आशीष, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि चुनावी माहौल को देखते हुए अगर हम कहें तो जो बीत गए उन सब चीजों को तो वहां पर बताया ही जाएगा, संबोधन करेंगे ही सीएम धामी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आने वाले समय में जनता को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है सरकार के द्वारा, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये सारी चीजें बाहर आ पाएंगी? बिल्कुल, वो तो अब कल देखना होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या घोषणा करते हैं, क्या क्या वादे करते हैं जनता से कि आने वाले समय में उनका ये फोकस रहेगा। जो कार्यकाल बचा हुआ है, चाहे वो 8-10 महीने का कार्यकाल अभी सरकार का बचा हुआ है, और अगले साल कहीं ना कहीं इसी मार्च तक विधानसभा का गठन एक तरीके से हो जाएगा। और इस बीच क्या क्या कार्य, चाहे वो बजट की बात करें, 1.11 लाख करोड़ का बजट जो है अभी विधानसभा में भराड़ीसैंण में जारी किया गया है। तो जो उनकी प्राथमिकता है, विधानसभा में देखा भी था, पुष्कर सिंह धामी करीब 2 घंटे तक लगातार उन्होंने बोला था। और जो उनकी सोच थी राज्य को विकास के गति की तरफ ले जाने की, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की बात हो, तीर्थाटन की बात हो, केदारखंड जो माला है, जो मंदिर हैं, चाहे हनोल की बात करें, चाहे पिथौरागढ़ की गुंजी की बात करें, या टिहरी के टिम्बर सैंड की बात करें, ऐसे तमाम जगहों का जो मतलब एक तरीके से हमें कल बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि तैयारियों को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है परेड ग्राउंड में, किस तरीके से वहां पर तैयारियां इस वक्त हुई हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? बिल्कुल, तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं और जो पंडाल हैं वो पिडोल्डी और अन्य जो एजेंसियां हैं और सजा रही हैं। और मौके पर जो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे
पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर जो चौक हैं, चौराहे हैं, वहां पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और जो सतर्कता एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हैं और किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई असामाजिक तत्व वहां पर ना घुसे, उसकी जो है पूरी जांच की जा रही है। सभी के पास कहीं ना कहीं अलर्ट किए जा रहे हैं और सभी को चेक करके जो है जो जनसभा स्थल है वहां पर भेजा जाएगा। जी फिलहाल अब ये देखना होगा कि कल किस तरीके से कार्यक्रम होता है। आप बने रहेगा आशीष हमारे साथ। और वहीं उत्तराखंड में हर साल होने वाली चारधाम यात्रा इस बार 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही इसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश और आस्था से जुड़े एफिडेविट की चर्चा थमी भी नहीं थी कि अब पंचगंगोत्री मंदिर समिति के एक नए फैसले ने सियासी और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है। समिति की ओर से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के साथ ही गंगा जल और गौमूत्र से तैयार पंचगव्य ग्रहण करना अनिवार्य करने की बात कही गई है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे सनातन परंपरा और आस्था से जुड़ा बताया, जबकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने इस फैसले को मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। ऐसे में चारधाम यात्रा से पहले आस्था और राजनीति के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। इन्होंने तो एफिडेविट के बारे में कोई बात नहीं की है। हम गंगोत्री धाम के सबसे पहले ये सोचा कि गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है, इसमें जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं, इसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके, और उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगा जल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। धाम के रावल के बयान पर तो निश्चित तौर पर उन्होंने एकदम सही बात कही है कि जो हमारे पंचगव्य को धारण करता है, जो हमारे पंचग्रह को ग्रहण करता है, वो निश्चित तौर पर हमारे सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए आगे आता है। अगर आप हमारे पंचगव्य को ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आप सनातन संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। हम भी तो जाने और हम भी तो समझे कि गाय को काटने वाला क्या पंचगव्य में जो गोमूत्र को मिलाया जाता है उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है? ये चीजों से भी तो ये चीज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे तीर्थ धाम पूरी तरीके से एक देवभूमि उत्तराखंड को जो जाना जाता है वो पवित्र स्थल है। तो ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं कि आप यहाँ पर घूमने और मनोरंजन करने आए। हम भी आपकी जो अंतर्मन की सनातन संस्कृति के अगाध प्रेम की जो आपकी मंशा है उसको देखना चाहते हैं। आप आइए, पंचगव्य को धारण कर अर्पण कीजिए अपने अंदर और उसके बाद अंदर प्रवेश करिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले फैसला किया कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी गैर हिंदू को वहां पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने फैसले से पलट गई और उन्होंने कहा कि एफिडेविट देकर के कोई भी वहां पर दर्शन कर सकता है। अब ऐसा ही एक फैसला जो है गंगोत्री धाम से आया है कि वहां पर जो भी दर्शनों के लिए जाएगा वो पहले पंचगव्य का सेवन करेगा। मुझे लगता है कि जो भी चारधाम यात्रा के लिए या तीर्थों में दर्शन के लिए जाता है वो श्रद्धा के लिए से जाता है, उसकी मन्नत होती है, उन धार्मिक स्थलों में उसकी आस्था होती है। और हमारे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अगर हम एक तरीके से देखें तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक पहले लगती नजर आई, लेकिन उसके बाद एफिडेविट का जिक्र हुआ कि उसके तहत आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक नई चीज पंचगव्य ग्रहण करना, किस तरीके से वहां इस पूरे मामले को लेकर माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक जो हमारी आस्था के केंद्र है, मंदिर हैं, चार धाम हैं, चाहे गंगोत्री मंदिर हो, यमुनोत्री मंदिर हो, बद्री केदार मंदिर हो, कहीं ना कहीं इसको जो है एक कंट्रोवर्सी का केंद्र जो है भाजपा
बना रही है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। पंचगव्य हालांकि हर कोई लेने के लिए तैयार रहता है, जो हिंदू धर्म को मानता होगा उसे पंचगव्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीकेटीसी ने पहले बोला कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा, उसके बाद जब टेक्निकल सवाल उनसे पूछे गए कि कैसे आप जो है किसी को जो है किसी मंदिर या ऐसी जगह पे सार्वजनिक जगह पे जाने से रोक सकते हैं, तो उनका जो बयान था बीकेटीसी अध्यक्ष का कि एफिडेविट वो जो है भरवाएंगे कि हम सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं वो एफिडेविट भर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्सी का सवाल है। और जो पंचगव्य की बात की जा रही है उसकी कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो आलोचना कर रहे हैं, और जो भाजपा के लोग हैं वो इसे जो है एक अच्छा फैसला बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चारों धामों में जितनी जो भीड़ आती है, लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये भटकाने के कहीं ना कहीं ये मैं एक तरीके से कहूंगा ये टोटके किए जा रहे हैं। ये नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो सनातन को मानता होगा वो अपने दिल से मानता है। धर्म एक ऐसा विषय है जिसपे कोर्ट भी मतलब एक तरीके से जो वहां पर देखने को मिल रहा है आशीष, चारधाम यात्रा को लेकर हम धार्मिक रूप से इसे एक आंख से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप और भी ज्यादा लेता नजर आ रहा है ये पूरा मामला। और राजनीतिक तौर पर इस पर काफी सारी टिप्पणियां भी निकलकर सामने आ रही हैं, तो उसे लेकर जो आम जनता है उस पर कितना प्रभाव पड़ता आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, जो आम लोग हैं उन्हें इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। जिनको दर्शन करने होते हैं वो धामों में जाते हैं, निस्वार्थ भाव से जाते हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों से बहुत दूर होकर के वो जो है शांति से दर्शन करते हैं, और ना इन चीजों में उनका ध्यान होता है। जो राजनीति के जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को राजनीतिक मोड़ दे करके अपनी जो रोटियां हैं वो कहीं ना कहीं सेक रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले चुनाव है तो ऐसे तमाम मुद्दे अभी और उठेंगे। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भाजपा पहले से ही ऐसे तमाम कारनामे करती रही है। चाहे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मुद्दा फेक मुद्दा चलाया गया था, नैरेटिव चलाया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्माता इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशीष आपका। और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में एलपीजी आपूर्ति को लेकर राहत भरी एक खबर सामने आई है। प्रशासन की सख्ती और लगातार मॉनिटरिंग के चलते गैस सप्लाई में तेजी आई है। हालांकि करीब 90,000 सिलेंडरों का बैकलॉग अभी भी बरकरार है। क्यूआरटी टीमों ने विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सप्लाई को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बीते दिन 17,705 घरेलू और 384 कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई की गई, जबकि स्टॉक में 37,488 घरेलू और 1,616 व्यावसायिक सिलेंडर मौजूद है। इस दौरान 37 शिकायतों पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई भी की है। बताया यह जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण बैकलॉग बढ़ा, जिसे अब तेजी से ठीक किया जा रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य कर दी जाएगी। जहां देहरादून में नगर निगम ने पशु प्रबंधन को लेकर अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर में आवारा कुत्तों, बंदरों और पालतू पशुओं से जुड़ी बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जो हर तरह की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के मुताबिक पालतू श्वान पॉलिसी 2025 को 14 मार्च से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्तों को घुमाने या गंदगी फैलाने पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाकर विभिन्न इलाकों से बंदरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। नगर निगम देहरादून का पशु चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं पे जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो, और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से
ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्यवाही है, सख्त नोटिसिंग कार्यवाही है। जो भी पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उनको बिना लीश के, बिना मजल के उनको घुमाते हैं, शहर में, गांव में, घरों में, जहां पर भी उनको गंदा करते हैं, उनको गंदगी को उठाते नहीं है, उनके विरुद्ध कंप्लेंट आने पर सख्त चलानी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। और वहीं देहरादून में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से शक्ति पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत आज से कर दी गई है, जिसके तहत प्रदेश भर की 304 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के मुताबिक नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है, इसीलिए इन आयोजनों को शक्ति पूजन नाम दिया गया। कार्यक्रमों के तहत बूथ स्तर तक कीर्तन भजन आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही कीर्तन मंडलियों के बीच प्रतियोगिताएं और कन्या पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रमों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मिलेगा और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी। ये आज 21 तारीख से हमने कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि ये नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है और हमने इसमें इस कार्यक्रम को नाम भी शक्ति पूजन ही दिया है। और ये कार्यक्रम हमारे सारे 304 मंडल हैं हमारे, और 304 के 304 मंडल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने रखा है ऐसा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बूथ तक की महिला तक पहुंचे या बिल्कुल निचले स्तर तक हम पहुंच पाए, तो इसमें हमने कीर्तन मंडलियां और महिला मंगल दल। हरिद्वार में चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ की जा रही है। हरिद्वार से करीब 7 किलोमीटर दूर रानीपुर क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सूरपुर पर्वत पर विराजमान मां के दर्शन के लिए भक्त कठिन रास्तों को पार करके मंदिर पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी और उनकी पूजा से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूरे श्रद्धा भाव से मां की आराधना कर रहे हैं। माँ भगवती, माँ सरस्वती जो है आज कुष्मांडा स्वरूप में पूजी जाती हैं। इनका ध्यान किया जाता है कुष्मांडा का। इस स्थान पर समस्त देवी देवताओं माँ भगवती की आराधना कर रखे, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हुई है। आज भी कहते हैं इस स्थान पर समस्त देवी देवताओं के राजा इंद्र के साथ माँ भगवती की आराधना करने के लिए आते हैं। पुण्य जनों को, पुण्य आत्माओं को उन चीजों का आवास होता है। आजकल विधिवत सच्चंडी का महायज्ञ हो रहा है, उसमें विधिवत कन्याओं का पूजन होता है। अलग अलग स्वरूपों में माँ भगवती की आराधना की जाती है। फिर नवमी के दिन विशेष प्रसाद स्वरूप में दिव्य भंडारा किया जाता है। और वहीं बागेश्वर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पीएम श्री विद्यालय जीआईसी गरुड़ के छात्रों ने हिमालय की गोद में स्थित चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक दुर्गम ट्रैकिंग कर साहस और जीवन कौशल का अनूठा परिचय दिया है। 35 छात्र छात्राओं का एक दल प्रधानाचार्य JS नेगी के नेतृत्व में 3 दिवसीय साहसिक एवं प्रकृति अवलोकन यात्रा पर यहां पहुंचा। करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ ट्रैक के दौरान छात्रों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ा, जिससे इस यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया गया। इसके बावजूद छात्रों ने धैर्य, टीम वर्क और आत्मविश्वास के साथ ट्रैक पूरा किया। इस 3 दिवसीय साहसिक यात्रा का उद्देश्य छात्रों को प्रकृति से जोड़ना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना था। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इस अनुभव ने छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास को नई दिशा दी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनके द्वारा ही पीएम श्री स्कूलों को एक एडवेंचर और नेचर स्टडी कैंप करने का मौका मिला और इसके तहत हम जो है 3 दिवसीय हमारा एक जो आवासीय कैंप था, एडवेंचर कैंप था, इसके लिए हम जीआईसी गरुड़, पीएम श्री जीआईसी गरुड़ से हम चोपता तुंगनाथ बच्चों को इस ट्रिप पे, इस ट्रैकिंग पे ले गए और कल जो 19 तारीख को बच्चे चोपता से तुंगनाथ की तरफ को गए और काफ़ी जो उन्होंने देखा वहाँ पर, क्योंकि ये नेचर स्टडी कैंप है तो इसमें बच्चों को नेचर के बारे में भी पता चला कि किस तरीके से नेचर बदलता है। बच्चों ने एक जो स्नोफॉल थी वो देखने को उनको मिला
और देखा कि बुरांस जो हमारे यहाँ पर लाल रंग का होता है उधर ऊपर जाते जाते वो गुलाबी और सफ़ेद रंग का हो रहा है। तो बच्चों को इस तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। थे तुंगनाथ एंड हमारा स्टे रहा था क्या बोलते हैं बसु केदार, जहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ फूलदे का जो त्योहार होता है वो एक ही दिन मनाया जाता है, बट वहाँ पर अभी तक फूलदे का त्योहार मनाया जा रहा था और वो लोग अपनी संस्कृति को इतना ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि वो लोग रोड पर जाके बच्चे छोटे छोटे अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्पिरिचुअलिटी अलग अलग देखी हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी और क्लाइमेट चेंज देखा और थोड़ा हमारे लिए भी कठिनाई थी क्योंकि क्लाइमेट भी अचानक बदल रहा था और स्नोफॉल भी देखा हमने बहुत सारा। थैंक यू। और वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां मैदानी इलाकों में धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, तो वहीं ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां अब भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी जताई गई। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे इस सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से वहां भी रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।